हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूरोसिटाम कैप्सूल्स के बारे में कि ये दवा किस काम में आती है, इस दवा के क्या उपयोग हैं और इस दवा के उपयोग से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब कि क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं इस दवा के इस्तेमाल से, और ये दवा कैसे काम करती है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे विस्तार से। तो आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट कॉम्पोजिशन की, मतलब कि इस दवा में क्या मिलाया गया है, किस चीज़ से ये दवा बनाई गई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पैरासीटाम कैप्सूल्स, तो इसमें मिलाया गया है पैरासीटाम। अब ये क्या होता है, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये दवा मतलब कि ये कैप्सूल्स माइक्रो लैब्स लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को इस दवा से परिचय कराता हूं, मतलब कि एक तरह से इंट्रोडक्शन देता हूं इस दवा का। तो इसको दिमाग बढ़ाने वाली दवा कहा जाता है कि इस दवा के इस्तेमाल से दिमाग बढ़ता है, दिमाग तेज होता है। तो ये जो दवा है ये मेमोरी को ठीक करने के लिए, मतलब कि याददाश्त को ठीक करने के लिए, या फिर याददाश्त में सुधार पैदा करने के लिए, या फिर याददाश्त को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस दवा का इस्तेमाल मुख्य रूप से याददाश्त को तेज करने के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए, या फिर याददाश्त को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इसीलिए इसको दिमाग बढ़ाने वाली दवा भी कहा जाता है और इसको एक तरह से हम ब्रेन टॉनिक समझ सकते हैं। तो जिन कारणों के चलते याददाश्त कमज़ोर होती है या फिर याददाश्त खो जाती है, जिसको हम मेमोरी लॉस भी बोलते हैं, उन कारणों के इलाज के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज़, ये एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी होती है, मानसिक रोग होता है, या फिर आप कहिए कि दिमाग से संबंधित एक बीमारी होती है, जिसमें कि जो याददाश्त होती है वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगती है। तो ये जो अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है इसको भुलक्कड़पने की बीमारी भी कहा जाता है, भूलने की बीमारी भी कहा जाता है। और ये खास करके बड़े लोगों में, मतलब जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें पाई जाती है, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनमें पाई जाती है। अब अक्सर आपने ये देखा होगा कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जो है चीज़ें भूलने लगते हैं, उनको भूलने की बीमारी लग जाती है। तो याददाश्त एक तरह से उनकी कमज़ोर होने लगती है उम्र ज़्यादा होने की वजह से। और ये जो अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है ये ज़्यादातर बुज़ुर्गों में जो ज़्यादा एज के होते हैं उनमें ही पाई जाती है, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है। इसके अलावा स्ट्रोक, जिसको हम हिंदी में लकवा कहते हैं, इसको फालिज भी कहा जाता है। तो स्ट्रोक के चलते भी मेमोरी जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, या फिर याददाश्त खो जाती है, याददाश्त में कमी आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी जब मेमोरी लॉस होती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पार्किंसंस डिजीज़ के चलते भी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि याददाश्त का खो जाना, याददाश्त में कमी आना, याददाश्त की कमज़ोरी होना, ये इस तरह की समस्या पार्किंसंस डिजीज़ के चलते भी होती है। तो पार्किंसंस डिजीज़ में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दवा अल्जाइमर्स डिजीज़, स्ट्रोक और पार्किंसंस डिजीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब कि ऐसे रोग, या फिर आप कहिए कि ऐसी बीमारियां जिनके चलते मेमोरी पे असर पड़ता है, दिमाग पे असर पड़ता है, याददाश्त होती है या फिर याददाश्त कमज़ोर होती है, तो उन बीमारियों के इलाज के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो एज रिलेटेड मेमोरी लॉस होता है, मतलब कि उम्र से संबंधित जो याददाश्त होती है, या फिर याददाश्त में कमी आती है, या फिर याददाश्त कमज़ोर होती है, तो ऐसे में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है याददाश्त को ठीक करने के लिए, याददाश्त को सुधारने के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा हेड इंजरी, मतलब कि सर पर चोट लगना, सर पर चोट लगने की वजह से अगर याददाश्त कमज़ोर हो जाए, या फिर याददाश्त खो जाए, या फिर याददाश्त में कमी आ जाए, तो ऐसे में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है हेड इंजरी के इलाज में भी। तो ये दवा जो है दिमाग को बढ़ाने का काम करती है, जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनको डैमेज होने से बचाती है और नए ब्रेन सेल्स को बनाने में ये दवा मदद करती है। तो ये दवा नर्व सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का काम करती है, मतलब कि जो नर्व सेल्स होते हैं उनके दरमियान, उनके बीच में जो संचार होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें सुधार पैदा करती है, जिससे कि हमारा दिमाग तेज़ होता है, मेमोरी तेज़ होती है, याददाश्त तेज़ होती है। और इस तरह से ये दवा हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करती है, हमारे दिमाग की रक्षा करती है। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के उपयोगों के बारे में कि ये दवा किन किन बीमारियों में उपयोग की जाती है, या फिर किन बीमारियों में उपयोग की जा सकती है, या फिर किन समस्याओं में इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो अल्जाइमर्स डिजीज़, तो अल्जाइमर्स डिजीज़ जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ये जो ऐसी बीमारी होती है जिसको हम भूलने की बीमारी कहते हैं, और ये ज़्यादातर बुज़ुर्गों में पाई जाती है जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, तो उनमें ये बीमारी पाई जाती है, जिसकी वजह से जो मेमोरी होती है, जो याददाश्त होती है, वो कमज़ोर हो जाती है और उसकी वजह से बार बार भूलना, बहुत सारी चीज़ों में जो है भुलक्कड़पन आना, तो चीज़ों को भूलना, अगर ऐसी समस्या हो अल्जाइमर डिजीज़ की वजह से, तो ऐसे में इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है अल्जाइमर डिजीज़ के उपचार में, अल्जाइमर डिजीज़ को ठीक करने के लिए। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक, जिसको हम फालिज या फिर लकवा भी कहते हैं, तो ब्रेन स्ट्रोक के इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक के चलते भी जो मेमोरी होती है वो वीक हो जाती है या फिर मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आती है, मतलब कि याददाश्त का कम हो जाना या फिर कमज़ोर हो जाना या फिर याददाश्त का खो जाना, इस तरह की समस्या होती है ब्रेन स्ट्रोक में। तो ब्रेन स्ट्रोक को ठीक करने के लिए या फिर ब्रेन स्ट्रोक के इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पार्किंसंस डिजीज़ में जो डिमेंशिया होता है, तो डिमेंशिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, ब्रेन रिलेटेड, दिमाग से संबंधित एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि दिमाग सिकुड़ने लगता है, क्योंकि जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके डेड होने लगते हैं, मरने लगते हैं और डैमेज होने लगते हैं, तो उसकी वजह से मेमोरी लॉस या फिर जो है याददाश्त का कम हो जाना, बिल्कुल कमज़ोर हो जाना, और भी बहुत तरह की समस्याएँ आती इसके चलते। तो पार्किंसंस डिजीज़ में होने वाले डिमेंशिया के प्रभाव को कम करने के लिए या फिर प्रभाव को रोकने के लिए भी इस दवा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि डिमेंशिया के चलते ब्रेन को डैमेज पहुंचता है, मतलब कि दिमाग जो है हमारा धीरे धीरे करके जो है ख़राब होता है। ख़राब होने का मतलब ये है कि ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं, दिमाग सिकुड़ने लगता है, जिसकी वजह से मेमोरी रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ तक कि हाथ पैर भी एक उम्र में काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि जब ब्रेन अगर अच्छे से काम नहीं करेगा, ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाएगा ठीक तरह से, तो फिर जो है हमारी बॉडी भी फंक्शन नहीं कर पाएगी ठीक तरह से। तो डिमेंशिया के प्रभाव को कम करने के लिए या फिर डिमेंशिया से होने वाले डैमेज को कम करने के लिए, रोकने के लिए और हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से बचाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एज रिलेटेड जो मेमोरी लॉस होता है उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि आयु संबंधित जो याददाश्त का खोना या फिर याददाश्त का कमज़ोर होना, याददाश्त में कमी आना, इस तरह की समस्याओं में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर हेड इंजरी, मतलब कि अगर सर पर चोट लग जाए, सर पर चोट लगने की वजह से किसी तरह की समस्या हो, जैसे कि याददाश्त कमज़ोर हो जाए या फिर याददाश्त चली जाए या फिर जो है याददाश्त में कमी आ जाए, याददाश्त कमज़ोर हो जाए, तो ऐसी समस्या में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा हेड इंजरी में भी दी जाती है, मतलब कि सर पर चोट लगती है तब भी ये दवा दी जाती है। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के फ़ायदों के बारे में। तो इस दवा के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज़, जिसको हम भूलने की बीमारी कहते हैं या फिर जो है भुलक्कड़पना कहते हैं, तो इस तरह की बीमारी में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, बार बार बहुत सारी चीज़ों का भूल जाना। तो ऐसे में अगर ये दवा दी जाए पेशेंट को, जो भी रोगी हो उसको दी जाए, तो उसमें सुधार पैदा होगा, काफ़ी सारे जो है बदलाव देखने को मिलेंगे, अच्छे बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, और जो भूलने की बीमारी है उसमें भी कमी आएगी, जो भुलक्कड़पना है उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि ये याददाश्त को तेज़ करने का काम करती है और याददाश्त में सुधार पैदा करने का काम करती है। हालांकि ये दवा काम करने में थोड़ा सा टाइम लेगी, कुछ हफ्तों का टाइम लेगी, तो कुछ हफ्तों तक ये दवा जो है देना पड़ेगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके जो भी रोगी होगा, जो पेशेंट होगा, उसमें सुधार आएगा। इसके अलावा स्ट्रोक की वजह से भी बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। स्ट्रोक में भी दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि फालिज जो लकवा होता है वो इस वजह से होता है कि ब्रेन की अगर किसी नस में, दिमाग की किसी नस में अगर किसी तरह का जमाव हो जाए, खून अगर कहीं जा करके जम जाए, तो उसकी वजह से अगर ब्रेन के किसी हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिला तो उससे वो हिस्सा जो है डैमेज होगा, वहाँ के जो ब्रेन सेल्स होंगे वो डैमेज होंगे, डेड होंगे, तो उससे याददाश्त भी कमज़ोर हो सकती है, याददाश्त जा भी सकती है। इसके अलावा और भी बहुत तरह की समस्याएं आ सकती हैं ब्रेन स्ट्रोक की वजह से। लकवा तो आप लोग जानते ही हैं कि लकवा मार देता है किसी को, तो वो जो है उसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, और कहाँ पे जो है ब्रेन के किस हिस्से में जो है खून जमा है, जा करके क्लॉट बना है, वो डिपेंड करता है। तो उसमें जो है कभी कभी को मेमोरी जो है कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, या फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल जो दिमाग से निकल जाती हैं, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। और ब्रेन स्ट्रोक की वजह से और भी बहुत तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं मेमोरी के अलावा भी, जैसे कि हाथ का काम ना करना या फिर पैर का काम ना करना, किसी एक हाथ का काम ना करना, या फिर शरीर के किसी एक अंग का काम करना बंद कर देना।
तो ये डिपेंड करता है ब्रेन स्ट्रोक की सीवियरिटी पे, ब्रेन स्ट्रोक की गंभीरता पे, लकवा की गंभीरता पे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा और कितना हिस्सा जो है खराब हुआ है, डैमेज हुआ है स्ट्रोक की वजह से, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि क्लॉटिंग की वजह से दिमाग के किस हिस्से को और कितना नुकसान पहुंचा है। तो उस पर ये डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कि कैसे लक्षण होंगे। तो किसी किसी पेशेंट में तो बिल्कुल बहुत खतरनाक वाले लक्षण आने लगते हैं कि हाथ पैर काम नहीं करते हैं, बिल्कुल पेशेंट जो है बेड पे आ जाते हैं, और कुछ पेशेंट तो बच ही नहीं पाते हैं। और अगर हेमरेजिक होता है, मतलब कि अगर दिमाग की कोई नस फट जाती है, तो ऐसे में मामला बहुत सीरियस हो जाता है। तो ऐसे केसेस में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो बहरहाल ब्रेन स्ट्रोक के केस में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक के केस में भी नुकसान हमारे ब्रेन को ही पहुंचता है। तो उसकी भरपाई करने के लिए या फिर जो है उसको ठीक करने के लिए, उसमें सुधार पैदा करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को डिमेंशिया के बारे में बताया था। तो डिमेंशिया भी एक खतरनाक बीमारी होती है, ब्रेन रिलेटेड, मतलब कि दिमाग से संबंधित एक गंभीर बीमारी होती है। तो इसमें जो है जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके डैमेज होते हैं, डेड होते हैं, और इससे जो है दिमाग को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो डिमेंशिया जैसी बीमारी में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दिमाग को कम से कम नुकसान पहुंचे और जितना हो सके हम दिमाग को अपने प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस दवा का ये भी फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो एज रिलेटेड मेमोरी लॉस होता है, जिसको हम कहते हैं आयु संबंधित याददाश्त की कमज़ोरी, मतलब कि उम्र बढ़ने की वजह से याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, तो ऐसी समस्या में भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि जब उम्र बढ़ती है तो उसके साथ में दिमाग कमज़ोर होने लगता है। तो आपने देखा होगा कुछ बुज़ुर्गों को, मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बुज़ुर्ग होते हैं, तो उनकी जो याददाश्त होती है वो कमज़ोर रहती है। मतलब जैसे कि चीज़ों को याद नहीं रख पाना, या फिर एक काम को 2 बार करना, या फिर जो डेली लाइफ रूटीन रहती है तो उसमें भी कुछ जो है एक्टिविटी का भूल जाना। जैसे कि हर किसी का अपना एक शेड्यूल होता है, हर किसी का अपना डेली का एक रूटीन होता है कि उठ करके क्या करना है। तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है कि कभी कभी को वो कुछ चीज़ें या फिर बहुत सी चीज़ें भूलने लगते हैं। तो उम्र बढ़ने की वजह से जो याददाश्त में कमज़ोरी आती है या फिर याददाश्त में कमी आती है, तो उसमें सुधार पैदा करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके इस्तेमाल से याददाश्त में सुधार पैदा होता है और याददाश्त जो है बढ़ती है। इसके अलावा हेड इंजरी, मतलब कि सर पर चोट लगने की वजह से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर हेड इंजरी हुई है, सर पर चोट लगी है, तो उसके चलते वो चोट जो है दिमाग तक पहुंच सकती है, और दिमाग तक पहुंचेगी तो अगर ब्रेन को, दिमाग को थोड़ा सा भी डैमेज हुआ, थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा, तो वो आगे चल करके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, मतलब और जटिलताएँ पैदा कर सकता है। तो इसलिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है कि जो डैमेज टिश्यूज़ हों दिमाग के, अगर दिमाग पे असर पड़ा हो, कुछ अगर नुकसान हुआ हो दिमाग को, तो वो हील हो जाए, वो सही हो जाए, ठीक हो जाए, ताकि आगे चल करके किसी तरह का कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कि जटिलता ना पैदा हो। तो सर पर चोट लगने में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल होता है, जब तक कि अच्छी तरह से सर की चोट जो है वो सही ना हो जाए, ठीक ना हो जाए। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब दुष्प्रभावों के बारे में। तो देखिए, हर दवा के अपने फ़ायदे होते हैं, कुछ प्रभाव होते हैं, तो कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं। वैसे एक दवा के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे दुष्प्रभाव होते हैं। कुछ तो आम होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं, और कुछ जो है ख़ास होते हैं, मतलब कि किसी किसी पेशेंट में वो देखने को मिलते हैं, और कुछ रेयर होते हैं, मतलब कभी कभी किसी पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट दूं, मतलब अगर मैं सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स बताने लग जाऊं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स ही बताऊंगा जो आमतौर पर इस दवा के इस्तेमाल से होते हैं। जैसे कि वेट गेन, मतलब कि वज़न का ज़्यादा होना, नर्वसनेस, थोड़ा सा घबराहट महसूस करना, थोड़ी सी बेचैनी महसूस होना, और वॉलेंटरी मूवमेंट्स में एबनॉर्मलिटी आना, मतलब कि जो आप चलते फिरते हैं तो वो चाल ढाल में आपकी थोड़ी सी जो है असामान्यता आ सकती है, तो उसी को कहा जाता है वॉलेंटरी मूवमेंट्स में एबनॉर्मेलिटी। इसके अलावा वीकनेस, मतलब कमज़ोरी महसूस हो सकती है, स्किन रश, स्किन पर खुजली हो सकती है, दाने निकल सकते हैं, मसल स्पाज़्म, मतलब कि मांसपेशियों में अकड़न आ सकती है, फेंटिंग, बेहोशी जैसा महसूस हो सकता है, स्लीपलेसनेस, मतलब कि नींद आने में परेशानी आ सकती है, डिजीनेस, चक्कर आ सकता है, हल्का चक्कर आ सकता है, नौसिया, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है,
तो ये जो है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वैसे आमतौर पर छोटे मोटे इसके हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि वज़न का बढ़ना या फिर नर्वसनेस फील होना या फिर चलने फिरने में थोड़ी सी समस्या होना, मतलब कि चाल ढाल में थोड़ी एबनॉर्मलिटी, असामान्यता आना। यही जो है इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आमतौर पर देखने को मिलते हैं। वैसे अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स मतलब कि दुष्प्रभावों को लेकर के चिंतित हो या फिर कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट आप में पाया जाता हो जो कि जा नहीं रहा हो या फिर अगर आपको खतरा लग रहा हो साइड इफ़ेक्ट से, तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के इस्तेमाल के बारे में कि इस दवा का इस्तेमाल कैसे करना होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कैप्सूल है, तो कैप्सूल इसको पानी के साथ में सीधा निगलना होता है और खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना होता है। और इस दवा को 2 टाइम पे लिया जा सकता है, सुबह खाने के बाद और रात में खाने के बाद। लेकिन इसकी जो डोज है, इसकी जो खुराक है कि मतलब आपको कितना कैप्सूल लेना है, 1 कैप्सूल दिन भर में लेना है या फिर 2 कैप्सूल लेना है दिन भर में, 1 टाइम पे लेना है या फिर 2 टाइम पे लेना है, ये आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। ये जो है डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है, मरीज़ की कंडीशन को देखते हुए, मरीज़ की हालत को देखते हुए या फिर मरीज़ को जो समस्या हो या फिर जो बीमारी हो उसकी कंडीशन, उसकी सीवियरिटी को देखते हुए ये डॉक्टर द्वारा इसकी डोज तय की जाती है। और वैसे आपको ये दवा बिना डॉक्टर की सलाह के लेना नहीं है। इस दवा का इस्तेमाल या फिर किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल आपको बिना डॉक्टरी सलाह के कभी भी नहीं करना है। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या हो तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। लेकिन इस दवा को हर दिन एक ही टाइम पे लेना चाहिए ताकि जो दवा की मात्रा है वो शरीर में बराबर बनी रहे। और अब बात कर लेते हैं कि न्यूरोसिटाम मतलब कि ये दवा कैसे काम करती है। तो ये नूट्रोपिक ग्रुप में आने वाली दवा है और ये दवा एसिटाइलकोलिन नामक एक केमिकल मैसेंजर की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, जिससे कि जो नर्व सेल्स के दरमियान, नर्व सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, वो इम्प्रूव हो जाता है। तो ये दवा एसिटाइलकोलिन नामक एक केमिकल मैसेंजर, जो कि लिखा जाता है एसिटाइलकोलिन, तो एसिटाइलकोलिन नामक केमिकल मैसेंजर की गतिविधि को बढ़ाने का काम करती है और इससे जो नर्व सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जो संचार होता है, जो मैसेज का आदान प्रदान होता है, वो बढ़ जाता है, वो इम्प्रूव हो जाता है। इसके अलावा ये दवा ऑक्सीजन की कमी से होने वाले ब्रेन डैमेज या फिर नर्वस सिस्टम डैमेज को भी रोकने का काम करती है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। जो ऑक्सीजन की कमी से नुकसान पहुंचता है दिमाग को या फिर नर्वस सिस्टम को, उससे ये दिमाग को और नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम और दिमाग की ये रक्षा करने का काम करती है। तो कुछ इस तरह से ये दवा काम करती है। तो दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों ने न्यूरोसिटाम कैप्सूल्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।